कि वियतनाम में जाके स्वतंत्रता किस कारण से आई। तो इस समय पे तुम्हारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ है, तो उसे भी याद रखना। तो जब जापान ने हराया फ्रांस को, तो उन्होंने अपनी फौज भिजवा दी हिंद चीन में। तो हिंद चीन में सत्ता जापान के पास थी, और जो प्रशासनिक मुखौटा था वो फ्रांस ने पहना हुआ था। तो फ्रांस बस वहां की प्रशासन को संभाल रहा था। साम्यवादी दल और क्रांतिकारी वियतमिन भी आते हैं इस इस समय पे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु आक्रमण हुआ था। जो तुम्हारा अमेरिका था, उसने परमाणु आक्रमण किया था जापान पर, और इस कारण से जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने हार मान ली, और इस कारण से उनकी सत्ता भी वियतनाम पे उतनी ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं थी, और फ्रांस भी कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वो भी हार गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे जो तुम्हारे ये सारे देश हैं, जो वैसे तो उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। इसी कारण से वियतनाम को लोकतंत्र तंत्रीय गणराज्य सरकार स्थापित करने का मौका मिला, और ये तुम्हारा 2 सितंबर 1945 में स्थापित हुई। और इसका प्रधान था हो ची मिन, वही क्रांतिकारी नेता जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब तुम्हारे जो प्राचीन राजवंश थे, जो पुराने राजघराने थे, जिनके पास भी थोड़ी सत्ता थी, वो भी यहाँ टिके नहीं, क्योंकि जो साम्यवादी भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और साम्यवादियों के पास सत्ता सबसे ज्यादा थी। इसी कारण से तुम्हारा बाओ दाई एक नेता है, जो नाम का शासक बना था, परंतु उसे अपना पैदान छोड़ देना पड़ा क्योंकि वो टिक नहीं पाया। और इस सब के अंत में वियतनाम तुम्हारा एक गणराज्य बन गया। तो गणराज्य वही जहाँ पे आम लोगों के पास बहुत ज्यादा सत्ता और शक्ति होती है, वो भी देश के फैसलों में अपनी आवाज उठा सकते हैं, और लोग अपनी आवाज उठा के विद्रोह भी कर सकते हैं। पर अभी ये सोचने का फायदा नहीं है कि ये जो जंग थी राष्ट्रवाद के लिए और अपनी मुक्ति के लिए, वो खत्म हो गई, क्योंकि फ्रांस ने अभी अपनी नीतियां करना रोका नहीं था। तो हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति तुम्हारा अगला पड़ाव है इस चैप्टर का। सो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुम्हारा ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस, इन्होंने अपने साम्राज्यों को फिर से स्थापित करने की कोशिश करी। तो फ्रांस ने कुछ नीतियां बनाई कि वो हिंद चीन पे अपनी जो सत्ता है वो फिर से कमा ले। फ्रांस ने अपने आप को एक विशाल यूनियन बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे जो उनका उपनिवेश है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल यूनियन होगा, और जो हिंद चीन है वो उसका एक छोटा सा अंग होगा। फ्रांस ने इस तरह से कोशिश करी कि वो अपनी शक्ति को फिर से स्थापित कर ले यहाँ पर। तो ये जो इनकी नीति थी, तुम्हारे ये जो बॉक्स में ये नीति समझाई गई है, इसका बस यही मतलब हुआ कि फ्रांस एक विशाल अपने आप को यूनियन समझने लग गया, जो भी उसके उपनिवेश हैं उसको एक बहुत ही बड़ा यूनियन समझने लग गया, और उसके अंदर हिंद चीन तुम्हारा एक अंग था। और हिंद चीन की जो सेना थी और जो विदेश की नीति थी, उस पे फ्रांस का नियंत्रण था। फ्रांस ने तो सोचा कि हम ये नीति करेंगे तो इसके बाद हमें वियतनाम मिल जाएगा, परंतु जब फ्रांस वाले वियतनाम में आए, वियतनामी छापामारी ने बहुत ही बुरा युद्ध कर दिया फ्रांस के खिलाफ। छापामारी है रेड करना। छापामारी एक बहुत ही जल्दी से एक आक्रमण होता है जिससे तुम्हारे दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि तुम कब आ गए। तो ये वियतनामी के छापामारी जो समूह था उसने फ्रांस के खिलाफ ये युद्ध किया। तो इस युद्ध के बाद 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ, ताकि ये सारा जो झगड़ा है वो शांत हो जाए और एक समझौता हो जाए, ताकि दोनों दोनों तरफ के जो समूह हैं वो दोनों कहीं बीच में आके एक समझौता कर लें। तो
तो इस समझौते के अंदर ये फैसला हुआ कि वियतनाम एक गणराज्य बन जाएगा। अ, वियतनाम फ्रांस यूनियन, जो फ्रांस अपना बड़ा यूनियन बनाना चाहता था, उसका हिस्सा रहेगा। फ्रांस सेना को टोकिन में घुसने भी दिया जाएगा। परंतु ये समझौता बहुत ही जल्दी टूट गया क्योंकि एक और नया झगड़ा शुरू हो गया। ये था संघ की स्वतंत्रता के ऊपर झगड़ा था, क्योंकि तो तुम्हारे वियतनाम के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता चाहते थे, परंतु जो फ्रांस था वो चाहता था कि वो खुद अध्यक्ष को चुने। वो हाई कमिश्नर को अध्यक्ष बनाना चाहता था वियतनाम को, और वियतनामियों को, साम्यवादियों को ये स्वीकार नहीं था। इसी वजह से एक और गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। और इस गुरिल्ला युद्ध में एक तरफ तो हो ची मिन था और एक तरफ फ्रांस था। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने बाओदाई नेता को पेरिस से बुलवा लिया, क्योंकि जो भी साम्यवादियों को समर्थन नहीं देते थे वियतनाम में, वो बाओदाई को समर्थन दे सकते थे, ऐसा फ्रांस वालों को लगा। इस कारण से हो ची मिन को अपनी पूरी सरकार को पूरा साम्यवादी बनाना पड़ा, ताकि जो भी साम्यवादी लोग हैं उनका समर्थन मिल पाए। ये तुम्हारा 1949 में हुआ था। और इसके कारण जो इन्हें फायदा मिला, रूस और चीन का जो समर्थन था वो उन्हें मिला, बहुत ज्यादा सहायता मिली, मान्यता मिली, क्योंकि इन दोनों देशों में भी साम्यवादी भावनाएं हुआ करती थी। 1950 में तुम्हारा जो उत्तर वियतनाम है वो हो ची मिन का उस पर यहाँ पे अपनी सरकार बनाई हुई थी, और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस की बाओदाई नेता था, उसकी सरकार थी। परंतु इसकी जो देश की हालत थी बहुत ही ज्यादा जटिल हुए जा रही थी, और इसी कारण से 1900, अच्छा यहाँ पे डेट नहीं दे रखी है, इसी कारण से दिन वियन फू एक शहर है, वहां पर गुरिल्ला सैनिकों का बहुत ही ज्यादा आक्रमण हो गया, बहुत ही ज्यादा क्रूर आक्रमण, और इसमें फ्रांस हार गया। अब हम अगले सेक्शन पे आते हैं, अमेरिकी हस्तक्षेप। अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवादियों का राज बढ़े वियतनाम में, परंतु रूस साम्यवादियों को समर्थित कर रहा था, तो इसी वजह से बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ रहा था, बल्कि लोगों को लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। इसी इसी बीच तुम्हारा 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था, जिसमें वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हिस्से में साम्यवादियों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और दक्षिण में अमेरिका का प्रभाव था। इसी बीच में तुम्हारा एक हुआ हुआ आंदोलन भी हुआ, ये तुम्हारा एक इसके लिए नीचे आ जाते हैं। ये तुम्हारा एक धार्मिक वर्ग था, ये भी आंदोलन वगैरह करने लग गया था, तो बहुत ही ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा हलचल चल रही थी। इसी बीच लाओस कंबोडिया में भी अंतर आ रहा था, वहां पे एक संसदीय शासन प्रणाली बना दी गई। इन देशों को तटस्थ माना जाता था, जिसका मतलब है ना वो साम्यवादी होते थे और ना वो पूंजीवादी होते थे। वो दोनों में विश्वास नहीं करते थे, जो उनकी भावनाएं थी, राजनीतिक भावनाएं थी, परंतु फिर भी साम्यवादी प्रभाव काफी था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, लाओस में गृह युद्ध कैसे शुरू हुआ। अब 1954 में लाओस के दो प्रांत थे, दो जो क्षेत्र थे, फुंगसाली और हो फ्रांस, उनमें साम्यवादी प्रभाव बढ़ रहा था, और वो अपने आप को विस्तार करना चाहते थे, वो बढ़ना चाहते थे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता हुई, परंतु इसके जो अच्छे अच्छे नतीजे थे कि यहाँ पे उनकी स्वतंत्रता की मांग को मान लिया गया, और यह भी जनेवा समझौता के अंदर ये फैसला लिया गया कि वियतनाम को एक देश बना दो, उसका एकीकरण कर दो, और एक नई सरकार को स्थापित करो। इस समझौते को देखने के लिए, और इसको देखने के लिए कि इसको ऐसे ही करा जा रहा है और ये फैसला पलटे ना,
उसकी निगरानी हो, इसके लिए भारत, कनाडा और पोलैंड, ये 3 देश थे, उनके साथ एक आयोग स्थापित किया गया। अब हम अब हम आ गए अगले सेक्शन पे, हिंद चीन में उथल पुथल क्यों हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। अम, तुम्हारे उत्तर में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिण में तुम्हारी अमेरिका समर्थित बाओदाई वाली सरकार थी। और न्यो दिन दियम के हाथों में बाओदाई वाली सरकार की सत्ता थी। अब तुम्हारे पुराने राजघराने के 3 राजकुमार थे। ये सौतेले भाई थे जिन्हें भी अपनी राजनीतिक सत्ता बढ़ानी थी। इनका नाम था सुवन फूमा, जो एक तटस्थ नेता था, ना वो पूंजीवादी था ना वो साम्यवादी था। सुफन बोंग दूसरा राजकुमार, जो साम्यवादी था। सुफन बोंग ने कोशिश करी कि वो सैन्य संगठन भी करे, सेना अपनी बनाए ताकि वो सत्ता जीत पाए। और तीसरा तुम्हारा था फूमी नौवसान। तो इन इन राजकुमारों की सत्ता की दौड़ और जंग की वजह से भी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। 25 दिसंबर 1955 में लाओस में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और ये सुफन फूमा के तहत बनी। इसके विरुद्ध तुम्हें आंदोलन भी झेलना पड़ा। पाथेट लाओ के तहत तुम्हें आंदोलन भी झेलना पड़ा। एक गुरिल्ला युद्ध हो गया, परंतु 2 साल बाद ही एक समझौता हो गया था। अ, इस समझौते को फिर से अमेरिका ने तोड़ दिया। सो यहाँ पे देखोगे कि बहुत ही ज्यादा कभी समझौता हो रहा है, कोई सरकार बन रही है, वो सरकार टूट रही है, फिर अमेरिका अपना हस्तक्षेप कर रहा है। तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी तुम्हारी चीजें बदले जा रही हैं। अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से फिर से तुम्हारा गुरिल्ला युद्ध हुआ। फूमी ने सरकार बनाई, परंतु फिर कैप्टन कांगली आ गया, उसने अपनी सरकार बना दी, परंतु फिर भाइयों ने इस कैप्टन को भगा दिया। सो इस यहाँ पे इस सेक्शन में तुम्हें यही बताया जा रहा है कि कैसे तुम्हारी सरकारें और सत्ता का जो पड़ाव था वो बदले जा रहा था और पलटे जा रहा था। पर हम आगे देखेंगे कि ये जो तनाव की स्थिति है वो बदलती नहीं है और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रूस और अमेरिका शामिल हुए तो शांति और भी ज्यादा भंग हो गई। इसी कारण पूरी जो दुनिया थी वो देख रही थी कि वियतनाम में क्या हो रहा है। तो भारत और 14 और राष्ट्रों ने एक सम्मेलन बनाया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें एक मंत्रिमंडल को भी बनाया गया ताकि थोड़ी शांति को स्थापित कर पाए, कोई समझौता हो पाए। इसमें तीनों राजकुमार भी थे और उनकी भी सहमति ली गई थी, परंतु एक बार फिर से अमेरिका आ जाता है और वो बीच में अपना षड्यंत्र करने लग जाता है। फिर से शांति भंग हो जाती है और लाओस का विदेशी मंत्री है, उसकी हत्या हो जाती है। गृह युद्ध फिर से चालू है। सो बार बार देखा जा रहा है कि युद्ध और झगड़ा वियतनाम के इतिहास में लिखा गया है, बार बार होता रहता है। अ, इस समय इस समय के दौरान अमेरिका नहीं चाहती थी कि एक साम्यवादी सरकार बने, इसी वजह से सुवन फूमा प्रधानमंत्री बनाया गया लाओस का। और पाथेट लाओ था, उससे ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उसने 1970 में एक आक्रमण घोषित कर दिया और जार्स मैदान था, वहां पर इन लोगों ने कब्जा कर दिया, इन क्रांतिकारियों ने। अब आज हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है, अब हम आ गए हैं 15वां पन्ने पे। इसमें बताया गया है कि 1971 में बहुत से दक्षिणी देश तुम्हारे लाओस में घुस गए थे और अमेरिकी सेना भी लाओस में घुस गई थी। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्हें हो ची मिन मार्ग पर कब्जा करना था। परंतु हुआ क्या कि जब ये सारी सेनाएं हो ची मिन मार्ग पर पहुंची, वहां जाके वो फंस गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। हम आ गए हैं अगली चीज पर, कंबोडियाई संकट। 1954 में कंबोडिया को संवैधानिक राजतंत्र
घोषित कर दिया गया था और इनका राजकुमार बना था निरोत्तम सिंहानुक। ये और राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक था जो यहाँ का शासक बन गया था। ये चाहता था कि ये जो क्षेत्र है वो तटस्थ हो जाए। हमने ये पहले भी एक बार इसके बारे में चर्चा करी थी। तटस्थ मतलब कि ना ही पूंजीवादी ना ही साम्यवादी, वो किसी भी एक विचारधारा को विचारधारा के पीछे ना पड़े, परंतु ये कहे कि ना वो पूंजीवादी है और ना ही वो साम्यवादी है। अमेरिका को अब कंबोडिया में अपना प्रभाव लाना था, इसीलिए उसने ऐसा किया। सो ये तुम्हें बार बार दिखेगा कि अमेरिका जो चीजें चाहता है, जो सत्ता और जो क्षेत्र पर प्रभाव पड़ाना और जिस क्षेत्र पे थोड़ी शक्ति चाहता है, उसके लिए वो बहुत सारी ही नीतियां और षड्यंत्र लगाता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने थाईलैंड को उकसाया और इससे क्या हुआ, तुम्हारा 1963 में थाईलैंड से भी कंबोडिया ने मदद मांगना बंद कर दिया, क्योंकि थाईलैंड अब अमेरिका के षड्यंत्र में आए जा रहा था। 2 साल बाद अमेरिका ने आक्रमण कर दिया इस क्षेत्र पर, कंबोडिया पर। तो सिहानुक था, उसने कुछ नीतियां उठाई ताकि वो इस नई आक्रमण से झेल पाए और अपने क्षेत्र को बचा पाए। उसने अमेरिका से संबंध तोड़ दिए। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सेना पर जहर की वर्षा कर दी। उनका आक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया था और बल्कि कंबोडिया की फसल को भी खराब कर दिया। तो फिर सिहानुक ने अमेरिका से मुआवजा मांगा और रूस और जर्मनी से संबंध बढ़ाना और ज्यादा शुरू कर दिया। अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आया, तो अमेरिका यहाँ आक्रमण करे जा रहा था और सिहानुक उसके लिए नीतियां अपनाया जा रहा था ताकि वो अपने क्षेत्र को बचा पाए। अब अमेरिका ने आरोप लगाया कि कंबोडिया का जो उत्तर वियतनाम और वियत कांगो है, अब अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि कंबोडिया तटस्थ नहीं है, वो उत्तर वियतनाम और वियत कांगो के साथ है, जो वियत कांग तुम्हारा एक साम्यवादी संगठन है। तो अमेरिका आरोप लगाने लग गया क्योंकि वो खुश नहीं था जिस तरह से उसे अपना षड्यंत्र से जो वो चाहता था उसे वो नहीं मिल रहा था, इससे वो खुश नहीं था। तो आरोप लगाने लग गया कि कंबोडिया तो साम्यवादी सोच रखता है, जबकि कंबोडिया तटस्थ था। अब अमेरिका ये कोशिश करने लग गया कि जो तुम्हारे वियतनाम में जो पूंजीवादी सोच वाले ज्यादा लोग हैं, क्योंकि अमेरिका की भी पूंजीवादी सोच थी, उन दक्षिण पंथियों को वो अपनी तरफ लाए। तो CIA का उसने उपयोग किया इस षड्यंत्र में। और इससे हुआ क्या, 18 मार्च 1970 में सिहानुक को हटा दिया। जो सिहानुक तुम्हारा शासक था उसे हटा दिया और जनरल लोन नोल उसकी सरकार बना दी। अब इस सबरात के बाद सिहानुक कोई पीछे बैठने वाला नहीं था। वो पैकिंग में पहुंच गया। पैकिंग तुम्हारा चीन में क्षेत्र है, चीन में एक शहर है, मुझे यही याद आ रहा है। वहां पे उसने अपनी एक सरकार बना ली देश के बाहर, और उसने कहा कि कंबोडिया में जो नई सरकार बनी है वो अवैध है, वो कानूनी नहीं है, वो गलत सरकार है। उसे हटाने का प्रयत्न किया तो 1970 में उसने एक विरुद्ध का युद्ध शुरू कर दिया। तो सिहानुक की तरफ उत्तरी वियतनाम और वियतकांग की मदद थी और उनकी सहायता मिल रही थी, और उसके खिलाफ अमेरिकी फौज उनसे युद्ध कर रही थी। तो दिखा जा रहा है इस पूरे चैप्टर में, ये दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा युद्ध और बहुत ही ज्यादा आक्रमण हुए जा रहे हैं। अमेरिकी लोग खुश नहीं थे। अब इसमें ये भी एक चीज जानना जरूरी है कि हर अमेरिकी जो था वो अमेरिका के फैसले से खुश नहीं था कि वो इतना ज्यादा कंबोडिया के मामलों में शामिल हो रहा है। तो अमेरिकी फौज को आखिरकार अपने आप को वापस बुलाना पड़ा। परंतु यहाँ पर फिर भी अशांति रुकी नहीं, क्योंकि दक्षिण वियतनाम की फौज नहीं थी और चीन भी
और ये भी लग रहा था कि चीन आ जाए, तो बहुत ही लग रहा था कि तनाव बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इंडोनेशिया ने यहाँ पर एक फैसला लिया और उन्होंने एक और सम्मेलन बनाया। इसको कहा जाता है जकार्ता सम्मेलन। तो इस चैप्टर में तुम्हें ये दिखेगा कि बहुत ही ज्यादा युद्ध हो रहा है और उसके बाद सम्मेलन और समझौते आ रहे हैं ताकि शांति बनती जाए, परंतु वो शांति फिर से भंग होती जा रही है। तो इससे तुम्हें याद करने में शायद थोड़ा ज्यादा आसान हो। अः जकार्ता सम्मेलन, ओ मैं तो बहुत ही आगे पहुंच गई। जकार्ता सम्मेलन यहाँ पे है। जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 में बना था, बुलाया गया था, पर फिर भी मामला सुधरा नहीं, जो बहुत ही दुख की बात है। इस सबके बीच 9 अक्टूबर 1970 में कंबोडिया को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया था, परंतु युद्ध फिर भी कायम था। तो थोड़ी थोड़ी मुक्ति और थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता दिख रही थी, मिल रही थी, चीजें बेहतर होती जा रही थी, परंतु युद्ध फिर भी चलते जा रहा था। सिहानोक आखिरकार विजेता हुआ 1975 में, परंतु उसने 3 साल बाद संन्यास ले लिया और उसने राजनीति छोड़ दी। बहुत हो गया, उससे इतना ज्यादा नहीं झेला गया। तो हलचल इस वाले क्षेत्र में भी बार बार बनी हुई है। अब तुम्हारे जो अतिवादी संगठन है वो भी आए जा रहे थे, जो एकदम मार्क्सवादी सोच रखते थे। अतिवादी हैं जो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा उद्दंड, बहुत ही ज्यादा चरम और ठोस सोच रखते हैं, उन्हें अतिवादी कहते हैं। हेंग सिमरन ने तुम्हारा एक और मोर्चा भी शुरू कर दिया, संयुक्त मोर्चा। इसी दौरान तुम्हारा रूस और चीन भी आमने सामने आ गया। रूस और चीन में दोनों में तुम्हारी साम्यवादी सोच हुआ करती थी। तो ये अमेरिका के लिए एक विजेता थी। वो साम्यवाद को तो नहीं रोक पाया, परंतु दो देश जो साम्यवाद में विश्वास करते थे उनमें झगड़ा पैदा कर दिया, उनमें अशांति और तनाव पैदा कर दिया, ताकि वो दोनों इकट्ठे होके अमेरिका की सत्ता के खिलाफ ना खड़े हो पाए।